हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद लेक्चर्स में हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में हम कक्षा 10 भूगोल विषय के अध्याय 5 खनिज एवं ऊर्जा संसाधन के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है उनकी चर्चा हम करेंगे। हमने चैप्टर 1 से लेकर 4 तक सभी चैप्टर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स बन रहे थे उनकी चर्चा बहुत अच्छे से कर ली है। वो सब क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं खनिज एवं ऊर्जा संसाधन की। देखें देखें पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि हमारा खनिज सेवन हमारे पोषक तत्वों के कुल सेवन का केवल कितने प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है। यानी हम जो कुल पोषक तत्व ग्रहण करते हैं उनके कुल सेवन का कितना प्रतिशत भाग खनिज लवणों के द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है। ठीक है, तो उसका हो जाएगा जवाब 0.3%। यानी हम जो कुल पोषक तत्व ग्रहण करते हैं उसमें से 0.3% जो योगदान होता है पोषक तत्वों में वो किसका होता है? खनिज लवणों का होता है। अगला, तत्वों के एक निश्चित संयोजन से बनने वाला एक विशेष खनिज खाली जगह और खाली जगह स्थितियों पर निर्भर करता है। तो तत्वों के एक निश्चित संयोजन से बनने वाला जो एक विशेष खनिज है वो उसकी भौतिक और रासायनिक दोनों ही स्थितियों पर क्या करता है? निर्भर करता है। अगला, एक संपत्ति का नाम बताइए जिसका उपयोग भूवैज्ञानिक खनिजों को वर्गीकृत करने के लिए करते हैं। तो उस संपत्ति का नाम क्या है? घनत्व, जिसके आधार पर जो वैज्ञानिक है वो खनिजों को क्या करते हैं? वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, आगे, भू आकृतियों की बेहतर समझ के लिए पृथ्वी की पपड़ी के हिस्से के रूप में खनिजों का अध्ययन कौन करता है? भू आकृतियों की बेहतर समझ के लिए पृथ्वी की जो पपड़ियां हैं, जो परपटियां हैं, उनके हिस्से के रूप में खनिजों का जो अध्ययन करने का काम करते हैं वो कौन करते हैं? वो करते हैं भूगोलवेता। कौन करते हैं? भूगोलवेता, यानी जो भूगोल के जानकार होते हैं वो लोग ये काम करते हैं। अगला, खनिजों के निर्माण, उनकी आयु, भौतिक और रासायनिक संरचना का अध्ययन कौन करता है? तो खनिजों का निर्माण हो गया, उनकी आयु होगी, उनका फिजिकल और उनका जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसका जो अध्ययन है वो करते हैं भूवैज्ञानिक। कौन करते हैं? भूवैज्ञानिक। अगला, खनिज कहाँ पाए जाते हैं? तो खनिज अयस्कों में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? अयस्कों में। तो खनिज मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? देखो, पहला पाए जाते हैं अयस्कों में। किसके रूप में? यहाँ पर पाए जाते हैं वो आग्नेय और कायांतरित चट्टानों के रूप में। किसके रूप में? आग्नेय और कायांतरित चट्टानों के रूप में। ठीक है, दूसरा पाए जाते हैं ये अवसादी चट्टानों में। कहां पर? अवसादी चट्टानों में। कौन कौन से? मुख्य रूप से जिप्सम, पोटास और सोडियम यानी Na और नमक, ये अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। फिर कहाँ देखने को मिलते हैं? इसके अलावा हमें देखने को मिलते हैं जो धरातलीय चट्टानें होती है उनके अपघटन से। धरातलीय चट्टानों के अपघटन से, धरातलीय चट्टानों के अपघटन से। और कहाँ मिलता है? और मिलता है जो आपकी पहाड़ियाँ होती है उन पहाड़ियों के आधार, पहाड़ियों के आधार और जो घाटी तल होते हैं उनकी रेत में, एवं घाटी तल की रेत में। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन से मिलते हैं? यहाँ पर मिलता है आपका मुख्य रूप से बॉक्साइट। कौन सा? बॉक्साइट। और जो पहाड़ी आधार होते हैं और जो घाटी तल की रेत होती है उनमें आपको मुख्य रूप से मिलते हैं सोना, फिर चांदी हो गया, सोना, चांदी और टीन हो गया। ये कहाँ मिलते हैं? पहाड़ियों के आधार और जो घाटी तल होते हैं उनकी रेत में। और पांचवा कहाँ मिलते हैं? तो पांचवा मिलते हैं महासागरीय जल में। कहाँ मिलते हैं? महासागरीय जल के अंदर खनिज मिलते हैं। ठीक है, महासागरीय जल में कौन कौन से मिलते हैं? तो यहाँ पर मुख्य रूप से मिलते हैं आपका NaCl यानी साधारण नमक, फिर मैग्नीशियम और ब्रोमाइन। ठीक है, ये जो खनिज है ये मिलते हैं आपको महासागरीय जल में। तो इस तरह जो खनिज है वो मुख्य रूप से हमें 5 जगह पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और वो आपका दिया गया है खनिजों का वर्गीकरण।
यहाँ पर मैंने खनिजों के वर्गीकरण को समझाया है। तो आपकी बुक के अनुसार जो खनिज है उनको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, एक धात्विक खनिज, एक अधात्विक खनिज और एक ऊर्जा खनिज। कौन कौन से? धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज है उनको फिर से 3 भागों में बांटा है, लोह खनिज, अलोह खनिज और बहुमूल्य खनिज। कौन कौन से? लोह खनिज, अलोह खनिज और बहुमूल्य खनिज। ठीक है, तो लोह धातु या लोह खनिज में जिसमें लोहे का अंश शामिल होता है, जैसे लोहा, अयस्क, लोह अयस्क, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, इनमें क्या होता है? इनमें लोहे का कुछ न कुछ अंश शामिल होता है, इसी कारण इन्हें लोह धातु अयस्क कहा जाता है या लोह धातु खनिज कहा जाता है। दूसरा होता है अलोह खनिज। इसमें कौन कौन से हैं? जिनमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता। इसमें तांबा हो गया, सीसा हो गया, जस्ता हो गया, बॉक्साइट हो गया। फिर बहुमूल्य खनिज जो बहुत ज्यादा कीमती है, सोना, चांदी और प्लेटिनम। फिर अधात्विक खनिज यानी जिनमें धातु का गुण नहीं पाया जाता, वो होते हैं अभ्रक, नमक, पोटास, सल्फर, सुनास्मा या चूना पत्थर, संगमरमर और बलुआ पत्थर। ये अधात्विक खनिज है। फिर ऊर्जा खनिज की बात करें तो इसमें जीवाश्म खनिज जैसे कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ और प्राकृतिक गैस, ये सारे आ गए ऊर्जा खनिज में। तो इस तरह आपका जो खनिजों का वर्गीकरण है वो आपकी बुक में 3 आधार पर दिया हुआ है, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज के रूप में। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। मैंने फिर से यहाँ पर जो खनिज है उनको बहुत अच्छे से समझा रखा है कि खनिजों को हम और कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला है धात्विक खनिज। अब धात्विक खनिज को हमने सबसे पहली कैटेगरी में बांटा है, वो है बहुमूल्य खनिज। कौन सा है? बहुमूल्य खनिज। इसमें कौन कौन से हैं? सोना, चांदी और प्लेटिनम वर्ग की जो धातु है, जैसे प्लेटिनम, पैलेडियम, इरिडियम, रूथेनियम और ऑस्मियम, जो कि काफी क्या होती है? महंगी होती है और इनका उपयोग आभूषण और गहने बनाने में किया जाता है। दूसरा है हल्की धातु है। हल्की धातु कौन कौन सी है? एल्यूमिनियम, टाइटेनियम और मैग्नीशियम। फिर साधारण धातु है जिसमें तांबा, जस्ता, टीन, सीसा, लोहा, रागा और पारा, ये साधारण धातु है। फिर लोहांश धातु यानी जिनमें लोहे का अंश पाया जाता है, तो लोह अयस्क धातु जिसमें लोहे का अयस्क, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट और पाइराइट, लोह अयस्क वाली सभी धातुएं लोहांश खनिज कहलाती है। फिर लोह मिश्र धातु जिसमें क्रोमियम, कोबाल्ट, मैग्नीज, निकेल या मोलिब्डेनम, टंगस्टन, वेनेडियम, फेरी फास्फोरस, ठीक है, और फास्फोरस के जो भी अयस्क है एंटीनियम, जिरकोनियम और बोरॉन, ये सब लोह मिश्र धातु है। फिर लोहांश धातु, अलोहांश धातु यानी जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता, कैडमियम और पारा, इसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता। फिर विरल धातु, ये अणुशक्ति से संबंधित है यानी परमाणु बम और उनसे संबंधित है और ये धरातल पर काफी कम मात्रा में मिलती है। इसमें यूरेनियम, थोरियम, लिथियम और बेरिलियम धातु शामिल है। इनका उपयोग हाइड्रोजन बम और परमाणु बम बनाने में किया जाता है। दूसरी कैटेगरी है आपकी अधात्विक खनिज, जिसमें पहला है शक्ति के साधन, कोयला, खनिज तेल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सारे ही अधात्विक खनिज के अंतर्गत ही गिने जाते हैं। दूसरा है खनिज उर्वरक, जिसमें नाइट्रेट, फॉस्फेट, पोटास, गंधक और सल्फ्यूरिक अम्ल, ये खनिज उर्वरक होते हैं। फिर रत्न या मणि, जिसमें हीरा, पन्ना, नीलम, ओपल, वेरुज आदि, ये काफी महंगे होते हैं। फिर भूद्रव्य खनिज जो भूमि के अंदर द्रव के रूप में पाए जाते हैं, जिप्सम, नमक, गंधक, अभ्रक, तल, मृतिका, कंकड़, बालू और अन्य पत्थर, ये सब क्या है? ये सब भूद्रव्य खनिज है। तो इस तरह हमने खनिजों के वर्गीकरण को बहुत अच्छे से समझा है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 दिया गया है, कौन सा कारक सापेक्ष सुगमता निर्धारित करता है जिसके साथ खनिज अयस्कों का खनन किया जा सकता है? तो वो कारक क्या है? गठन है, यानी कि खनिजों का गठन ही निर्धारित करता है कि कौन कौन से खनिज अयस्क एक साथ में पाए जाएंगे, वो उसके गठन के आधार पर निर्धारित होता है। अगला, दरारों, भ्रंशों या जोड़ों में किन चट्टानों में खनिज पाए जाते हैं? ऐसी कौन सी चट्टानें हैं जिसकी दरारों, भ्रंशों और जोड़ों के अंदर खनिज हमें देखने को मिलते हैं? तो वो कौन सी चट्टानें हैं? कायांतरित चट्टानें हैं। कौन कौन सी चट्टानें? कायांतरित और जो आग्नेय चट्टानें होती है उनके अंदर हमें जो खनिज है वो उनकी दरारों, भ्रंशों और जोड़ों के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। अगला, कायांतरित और आग्नेय खनिज चट्टानों की कौन सी खनिज चट्टानों की छोटी घटनाओं को क्या कहा जाता है? तो इन छोटी घटनाओं को कहा जाता है सिराएं। क्या कहा जाता है? सिराएं। आगे, कायांतरित और आग्नेय खनिज चट्टानों की
छोटी घटनाओं को क्या कहा जाता है? कायांतरित और आग्नेय खनिज चट्टानों की जो छोटी घटनाएं हैं उन्हें कहा जाता है, अभी हमने देखा क्या कहते हैं, सिराय कहते हैं। क्या कहते हैं? सिराय। ठीक है, यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं दिया गया है तो आप कर ले, वो ऑप्शन कौन सा है? सिराय। अगला प्रश्न है आपका, सिराओं और गांठों से प्राप्त होने वाले दो प्रमुख धात्विक खनिजों के नाम बताने हैं। सिराओं और गांठों से प्राप्त होने वाले दो प्रमुख धात्विक खनिजों का आपको नाम बताने हैं। तो वो धात्विक खनिज कौन कौन से हैं? वो है आपका टीन। वो है टीन, यहाँ पर ऑप्शन के रूप में दिया गया है तो यहाँ पर एक ही खनिज होगा और वो कौन सा होगा? वो होगा आपका टीन होगा। ठीक है, तो और कौन कौन से खनिज है जो सिरा और गांठों के रूप में पाए जाते हैं? उनकी अगर हम बात करें तो वो आपके खनिज हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा आपका जस्ता, फिर तांबा, जस्ता तांबा और हो जाएगा आपका टीन, और हो जाएगा जस्ता, और हो जाएगा सीसा। ये जो खनिज है वो सिरा और गांठों के रूप में प्राप्त होते हैं। कौन सी चट्टानों में? तो ये होते हैं आपके आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में। कौन सी चट्टानों में? आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में ये सिरा और गांठों के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तलछटी चट्टानों में खनिज कहाँ पाए जाते हैं? तो जो तलछटी चट्टानें होती है वहां पर जो खनिज है वो बेड्स के रूप में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? बेड्स के रूप में पाए जाते हैं। अब बेड्स का मतलब क्या होता है वो समझे। तो बेड्स का मतलब होता है कि जो तलछटी चट्टानें होती है उनमें जो खनिज है वो खनिज निक्षेप के रूप में पाए जाते हैं। किसके रूप में? खनिज निक्षेप के रूप में पाए जाते हैं और निक्षेप को कहते हैं बेड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अवसादी चट्टानों के खनिज कैसे बनते हैं? तो जो अवसादी चट्टानें हैं, पहली बात तो उसमें कौन कौन से खनिज हमें देखने को मिलते हैं? तो उसके अंदर हमें जिप्सम देखने को मिलता है अवसादी चट्टानों में। इसके अलावा हमें देखने को मिलता है आपका पोटास, इसके अलावा सोडियम, और इसके अलावा हमें मिलता है नमक। ये जो खनिज है ये मुख्य रूप से हमें अवसादी चट्टानों में देखने को मिलते हैं। तो अवसादी चट्टान में होता क्या है, कुछ जो क्षैतिज स्तर है उस क्षैतिज स्तर में जमाव, संचय और एकाग्रता के परिणाम स्वरूप हमें ये जो खनिज है वो हमें क्या करने को मिलते हैं? देखने को मिलते हैं। क्योंकि जब जो ऊपरी भाग है वहां पर धीरे धीरे क्या हो जाता है? शुष्क वाष्पीकरण होता है। ठीक है, कहाँ होता है? शुष्क वाष्पीकरण। और शुष्क वाष्पीकरण के कारण जो जल वगैरह है उसका क्या हो जाता है? वाष्पीकरण हो जाता है और ये खनिज हमें देखने को मिल जाते हैं। अगला, जिप्सम, पोटास, नमक और सोडियम ये कहाँ मिलते हैं? अभी हमने देखा अवसादी चट्टानों के अंदर हमें मिलते हैं। अगला, सोना, चांदी और प्लेटिनम किस प्रकार के निक्षेपों से प्राप्त होते हैं? तो जो सोना, चांदी और जो प्लेटिनम है ये कहाँ होते हैं? ये पहाड़ियों के आधार और जो घाटी का तल वाला क्षेत्र होता है वहां पर उसकी रेत में जलोढ़ निक्षेप के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अगला, मैग्नीशियम और ब्रोमीन मुख्य रूप से कहां से प्राप्त होते हैं? कौन कौन से? मैग्नीशियम और ब्रोमीन, तो ये हमें प्राप्त होते हैं जो समुद्री जल होता है या जो महासागरीय जल होता है उसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। खनिज जमा या रिजर्व को खान में बदलने के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है? खनिज जमा या रिजर्व को खान में बदलने के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है? तो अयस्क में खनिज का सांद्रण, कि उस अयस्क से खनिज का सांद्रण कैसे किया जा सकता है, क्या वो सुविधा वहां पर उपलब्ध है, तभी उस खनिज जो कि जमा या रिजर्व के रूप में है उसको खान के रूप में बदला जा सकता है। यानी अयस्कों के अंदर खनिज का सांद्रण कितना है, खनिज कितनी मात्रा में मौजूद है, उस आधार पर वहां पर जो भी चित्र है वहां पर खान का निर्माण किया जाता है। अगला, धात्विक खनिजों के उत्पादन के कुल मूल्य का लगभग 3/4 भाग किस खनिज से प्राप्त होता है? कौन सा खनिज है? धात्विक खनिज। तो उसके उत्पादन का जो कुल मूल्य है उसका लगभग तीसरा हिस्सा, 3/4 जो भाग है वो फेरस से प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है? फेरस से, यानी 75% कहां से प्राप्त होता है? फेरस से। अगला, सबसे अच्छा लोहे अयस्क कौन सा है? तो आप सब जानते होंगे सबसे अच्छा जो लोहे अयस्क है वो कौन सा होता है? मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट के अंतर्गत लगभग 70% लोहे का अंश पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें मैक्सिमम चुंबकीय गुण पाया जाता है। कौन सा गुण? मैक्सिमम चुंबकीय गुण भी इसके अंदर पाया जाता है। इसके अलावा इसकी क्या विशेषता होती है कि ये विद्युत उद्योगों के अंदर ज्यादा उपयोगी होता है चुंबकीय गुण के कारण।
कहां पर? विद्युत उद्योगों में ये ज्यादा उपयोगी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उपयोग की जाने वाली मात्रा के संदर्भ में कौन सा अयस्क सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है? यानी कि उपयोग के आधार पर जो सबसे महत्वपूर्ण लौह अयस्क है वो है आपका हेमेटाइट, लेकिन सबसे जो कीमती या जो सबसे महत्वपूर्ण है वो कौन सा है? वो है मैग्नेटाइट। सबसे उत्तम क्वालिटी का है वो है मैग्नेटाइट, लेकिन उद्योगों के अंदर सबसे जो ज्यादा यूज होने वाला है वो है हेमेटाइट। इसके अंदर जो लोहे का अंश होता है वो लगभग 50 से 60% होता है, जबकि मैग्नेटाइट के अंदर लोहे का अंश होता है वो लगभग 70% होता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा उद्योगों में जो यूज होता है वो होता है हेमेटाइट का। आगे, बादाम पहाड़ की खदानें कहाँ पर स्थित है? तो बादाम पहाड़ की जो खदानें हैं वो उड़ीसा झारखंड बेल्ट के अंदर स्थित है। कहाँ पर? उड़ीसा झारखंड बेल्ट के अंदर स्थित है। अगला, अब यहाँ पर मैंने एक सारणी बनाई है और इसमें एक भाग में हमने लिखा है खनिजों का नाम और दूसरे भाग में हमने लिखा है प्रमुख प्राप्ति स्थान, कि कौन से खनिज कहाँ पर सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट सारणी है और इसमें से जो महत्वपूर्ण है वो आपको याद करने हैं। सबसे पहले बात करते हैं लौह अयस्क की। तो लौह अयस्क हमें कहाँ देखने को मिलता है? सबसे पहले उड़ीसा में। उड़ीसा की कौन कौन सी खदानें? सोनाई, कयोंजर और मयूरभंज, ये काफी इंपॉर्टेंट है, मयूरभंज और कयोंजर। ठीक है, फिर झारखंड में सिंह भूमि खदान से, हजारीबाग से, पलामू से और धनबाद से। छत्तीसगढ़ में बस्तर, दुर्ग, रायपुर, रायगढ़ और बिलासपुर से। मध्य प्रदेश में जबलपुर से। कर्नाटक में बेलारी की खदानों से, चिकमलूर से और चित्रदुर्ग की खदानों से। महाराष्ट्र में रत्नागिरी और चांदा से। तमिलनाडु में सलेम और तिरुचिल्लापल्ली से। तो यहाँ पर आपको कौन कौन से याद रखने हैं वो भी बता देता हूँ। आपको उड़ीसा याद रखना है, झारखंड याद रखना है, छत्तीसगढ़ याद रखना है, ये 3 याद रखने हैं मुख्य रूप से। ठीक है, उड़ीसा के अंदर कयोंजर और मयूरभंज की खदानें, झारखंड के अंदर सिंह भूमि या सिंह भूम और हजारीबाग की खदानें, छत्तीसगढ़ में बस्तर और रायपुर की खदानें। आगे बढ़ते हैं। मैग्नीज, मैग्नीज उड़ीसा के अंदर सुंदरगढ़, संबलपुर, बोलंगीर, कयोंजर, कालाहांडी और कोरापुट की खदानों से प्राप्त होता है। महाराष्ट्र में नागपुर और भंडारा, मध्य प्रदेश में बालाघाट और छिंदवाड़ा, कर्नाटक में शिमोगा, बेलारी, चित्रदुर्ग और बीजापुर की खदानों से। आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम की खदानों से। गुजरात में पंचमहल और बड़ौदा की खदानों से। झारखंड में सिंह भूमि से और राजस्थान में बांसवाड़ा में मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। ये आप याद रख ले, राजस्थान। और तो आप विशेष रूप से राजस्थान में बांसवाड़ा को याद कर ले, एक तो उड़ीसा याद कर ले और महाराष्ट्र याद कर ले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोयला, कोयला मुख्य रूप से कहाँ उत्पादित होता है? झारखंड में, काफी इंपॉर्टेंट है। झारखंड में धनबाद, सिंह भूमि और गिरिहड़ की खदानों से। फिर पश्चिम बंगाल में रानीगंज, काफी इंपॉर्टेंट है, और आसनसोल। छत्तीसगढ़ के अंदर रायगढ़, उड़ीसा के अंदर देशगढ़ और तलचर। फिर असम में माकुम और लखीमपुर की खदानों से। महाराष्ट्र में चांदा से, तेलंगाना में सिंगरेनी की खदानों से, मेघालय, जम्मू कश्मीर और नागालैंड, यहाँ से हमें प्राप्त होता है कोयला। तो आपको सबसे पहले 3 याद रखने हैं बस, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़, बस यही परीक्षा में पूछे जाएंगे। फिर है तांबा, तांबा सबसे ज्यादा कहाँ निकलता है? झारखंड में, सिंह भूमि और हजारीबाग की खदानों से। फिर राजस्थान, ये काफी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में खेतड़ी, झुंझुनू, भिलवाड़ा, अलवर और सिरोही, यहाँ से प्राप्त होता है तांबा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से याद कर ले। महाराष्ट्र में कोल्हापुर की खदानों से और बाकी दूसरे राज्यों में भी निकलता है। फिर बॉक्साइट, बॉक्साइट का सबसे ज्यादा उत्पादन उड़ीसा में, फिर झारखंड में, फिर बिहार में, फिर महाराष्ट्र में, फिर राजस्थान में, फिर आंध्र प्रदेश में। फिर बात करें सोना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक में 2 खदानें हैं, कोलार की खदानें काफी इंपॉर्टेंट और हट्टी की खान। आंध्र प्रदेश में रामगिरी की खान और अनंतपुर। तेलंगाना में वारंगल। तो आप कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को बहुत अच्छे से याद कर ले। आगे अभ्रक, अब मैं जो भी बता रहा हूं ये आप अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन कर ले, पहले 3, बाकी नहीं करोगे तो भी चलेगा, पहले 3 अच्छे से याद कर ले, परीक्षा में इन्हीं से प्रश्न पूछा जाएगा। फिर है अभ्रक, तो अभ्रक का सबसे ज्यादा उत्पादन आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिले से होता है। फिर झारखंड में पलामू, गुजरात में खेड़ा। ठीक है, फिर जस्ता, राजस्थान में उदयपुर, उड़ीसा और जम्मू कश्मीर। राजस्थान, उदयपुर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जस्ता के खदानें यहाँ पर सबसे ज्यादा है। फिर चांदी, तो चांदी का उत्पादन भी जवार खान राजस्थान में है, वहां से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और झारखंड। अगला पेट्रोलियम पदार्थ का सबसे ज्यादा उत्पादन असम, काफी इंपॉर्टेंट है, डिगबोई क्षेत्र। फिर गुजरात में खंभात और अंकलेश्वर,
और महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई। ठीक है, बॉम्बे हाई कई बार पूछा गया है कि महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई किसके लिए प्रसिद्ध है, तो पेट्रोलियम पदार्थों के उत्पादन के लिए। फिर मैग्नेटाइट है, मैग्नेटाइट कहाँ उत्पादित होता है, उत्तराखंड, राजस्थान, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। हीरा, हीरा मध्य प्रदेश में मंझगावा की खान और पन्ना जिला में। ठीक है, फिर यूरेनियम कहाँ प्राप्त होता है, झारखंड में रांची, हजारीबाग और सिंहभूमि में। थोरियम राजस्थान में पाली और भीलवाड़ा। इसके अलावा केरल में जो रेत हैं वहां पर भी थोरियम और मोनोजाइट की कण पाए जाते हैं। फिर टंगस्टन, टंगस्टन राजस्थान में देखने को मिलता है, तमिलनाडु और कर्नाटक में। फिर क्रोमोसाइट, ये झारखंड और उड़ीसा में। सीसा झारखंड और राजस्थान में। टीन छत्तीसगढ़ में। और लिग्नाइट तमिलनाडु और राजस्थान में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार इस पूरी सारणी को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें और जो जो इंपॉर्टेंट है वो आप अच्छे से याद कर लें। इनसे परीक्षा में एक प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। बस्तर जिले की पहाड़ियों की बेलाडीला श्रेणी में अति उच्च श्रेणी के हेमेटाइट लोह अयस्क का भंडार है। ठीक है, अति उच्च श्रेणी के लेमेटाइट लोह अयस्क का भंडार है। तो वहां पर कितनी कैटेगरी का जो है वो आपको हेमेटाइट लोह अयस्क है वो कितनी कैटेगरी में देखने को मिलता है या किस प्रकार का देखने को मिलता है, वो लगभग 14 श्रेणी में उपलब्ध है। कितनी श्रेणी में, 14 श्रेणी के अंदर उपलब्ध है। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत में कौन सी खदानें 100% निर्यात इकाई है, यानी जहां से उत्पादित होने वाला जो खनिज है उसको बाहर भेजा जाता है, तो वो है कुंद्रेमुख की खदानें। कहाँ की, कुंद्रेमुख की खदानें। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपसहित सामग्री के अपशिष्ट द्रव्यमान को छोड़कर चट्टानों के अपघटन से बनता है। चट्टानों के अपघटन से बनने वाला जो खनिज है वो है आपका कोयला। अगला, स्टील बनाने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है, तो स्टील बनाने के लिए मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। भारत में कौन सी खदानें तांबे की प्रमुख उत्पादक है, तो इनमें से जो तांबे की प्रमुख खाने हैं वो है बालाघाट की खाने, खेतड़ी की खदानें, कुंद्रेमुख की खदानें और बादाम पहाड़ की खदानें। तो सबसे जो ज्यादा है उत्पादित होता है वो होता है बालाघाट की खदानों से। हालांकि खेतड़ी की खदानें भी हैं, लेकिन इसमें से जो सबसे प्रमुख उत्पादक है वो है बालाघाट की खदानें। इनमें से कौन सा गुण तांबे से संबंधित है, तांबा क्या है, विद्युत का अच्छा चालक है। कंडक्टर का मतलब होता है चालक, यानी तांबा है वो विद्युत का बहुत अच्छा चालक होता है। एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त होता है, तो जो एल्यूमिनियम है वो बॉक्साइट का अयस्क है। भारत के बॉक्साइट निक्षेप मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं अमरकंटक के पहाड़ में। मध्य प्रदेश में अमरकंटक के पहाड़ में बॉक्साइट के मुख्य अवक्षेप पाए जाते हैं। अभ्रक विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में उपयोग किया जाने वाला सबसे अपरिहार्य खनिजों में से एक क्यों है, इसका कारण क्या है कि ये विद्युत का बहुत अच्छा चालक है और साथ ही विद्युत के जो उपकरण होते हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाले बनते हैं। इस वजह से जो अभ्रक है वो विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने वाला खनिज है। ठीक है, अभ्रक का जो मुख्य उपयोग है वो किसके लिए किया जाता है कि जो खंभों के ऊपर जो लगे होते हैं, जो आपने देखा होंगे उसे क्या बोलते हैं, खंभों के ऊपर जो लगे होते हैं मिट्टी के चीनी माटी के टाइप में लगे होते हैं लाल लाल कलर के, जिससे होकर विद्युत प्रवाहित होती है, वो बने होते हैं अभ्रक के। इसके बने होते हैं अभ्रक के। राजस्थान का प्रमुख अभ्रक उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, तो वो है आपका अजमेर जिला। फिर कौन सा खनिज प्लेट या पत्तियों की श्रृंखला से बना है, तो वो खनिज है आपका अभ्रक। कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 या कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों के साथ पाया जाता है, तो वो कौन सा खनिज पाया जाता है, आपका चूना पत्थर। इसका सूत्र क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ये चूना पत्थर का ही क्या है सूत्र है, या इसका ही अयस्क होता है, और सोना पत्थर का सूत्र होता है CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न है, सीमेंट उद्योग के लिए बुनियादी जो कच्चा माल है वो कौन सा है, तो सीमेंट उद्योग के लिए जो कच्चे माल के रूप में यूज होता है वो है आपका सोना पत्थर। खनन के दोष क्या है, यानी खनन के नुकसान क्या है, तो इसका नुकसान है कि एक तो कचरे की समस्या बढ़ती है, और एक सलरी को डंप करने से भूमि का क्या होता है, क्षरण होता है, वो भूमि धीरे धीरे अनुपजाऊ हो जाती है और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो भी कृषि कार्य हेतु उपयोग नहीं रहता है। अगला, खनन को खाली जगह उद्योग बनने से रोकने के लिए सख्त सुरक्षा नियम और पर्यावरण कानूनों का कार्यान्वयन आवश्यक है। ठीक है,
तो खनन को हत्यारा उद्योग बनाने से रोकने के लिए, कि खनन हमारे लिए जीवन को नष्ट करने वाला न साबित हो, इसके लिए सख्त सुरक्षा नियमों और कानूनों की जरूरत है। क्योंकि खनिजों के खनन की मदद से बहुत ज्यादा प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो रही है और ये धीरे धीरे हमारे लिए और पर्यावरण के लिए भी नुकसानदायक साबित हो रहा है। अगला, काम करने योग्य खनिज निक्षेपों की कुल मात्रा नगण्य अंश है, अर्थात खाली जगह पृथ्वी की प्रॉपर्टी का प्रतिशत, यानी जो काम करने योग्य खनिज है वो पृथ्वी के अंदर कितने मौजूद है, लगभग 1% ही मौजूद है। ठीक है, काम करने योग्य जो खनिज निक्षेप है उसकी जो कुल मात्रा है वो उसका लगभग 1% जो भाग है वो ही पृथ्वी की प्रॉपर्टी का क्या है, प्रतिशत है। अगला, खनिज संसाधन है, कैसे हैं, परिमित और अनवीकरणीय, यानी ये सीमित है, और कैसे हैं, अनवीकरणीय है, यानी ये पृथ्वी के अंदर लिमिटेड मात्रा में ही स्टोर है। यदि हम इनका हद से ज्यादा उपयोग करेंगे तो एक समय ऐसा आ जाए कि ये क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, और इनका फिर से उत्पादित करना मानव के बस की बात नहीं होगी। अगला, भविष्य के लिए अपने खनिज संसाधनों के संरक्षण के लिए हम क्या महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो सुनियोजित और टिकाऊ तरीके से खनिज संसाधनों का क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, यानी कि बहुत ही मैनेजमेंट तरीके से हमें जितनी जरूरत है, जितनी आवश्यकता है, उस हिसाब से हम क्या करें, खनिजों का उपयोग करें, ताकि वो हमारी जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ हमारी भविष्य की आवश्यकता को भी पूरा कर सके। अगला, कौन सा खनिज ऊर्जा उत्पन्न करता है, तो वो कौन सा है, यूरेनियम। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों में क्या शामिल है, तो ऊर्जा के जो पारंपरिक स्रोत है जिसका उपयोग हम वर्षों से हमारी कई सारी पुरानी पीढ़ियों से करते आ रहे हैं, वो है इमारती लकड़ी या जलाऊ लकड़ी। ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों में कौन शामिल है, तो जो परमाणु ऊर्जा है वो ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों में शामिल है। ग्रामीण भारत में सर्वाधिक सामान्य ऊर्जा संसाधन कौन सा है, तो जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर सबसे ज्यादा ऊर्जा के स्रोत के रूप में जलाऊ लकड़ी और पशुओं के गोबर के जो बने उपले होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। भारत में सबसे अधिक किस ईंधन खनिज का उपयोग किया जाता है, तो वो क्या है, कोयला है। अगला, कौन सा ईंधन खनिज उद्योग के साथ साथ घरेलू जरूरतों के लिए भी ऊर्जा प्रदान करता है, तो वो है कोयला, जिसका उपयोग उद्योगों के साथ साथ घरेलू उपयोग में भी किया जाता है। उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला किस प्रकार का कोयला है, तो वो होता है आपका एंथ्रेसाइट। कौन सा होता है, एंथ्रेसाइट, जो कि उच्च क्वालिटी वाला कोयला होता है। अगला, पेट्रोलियम रिफाइनरिया सिंथेटिक कपड़ा, उर्वरक और कई रासायनिक उद्योगों के लिए खाली जगह के रूप में कार्य करती है। कौन सी एजेंसी, नोडल उद्योग। ठीक है, जो नोडल उद्योग है वो पेट्रोलियम रिफाइनरियों के लिए, सिंथेटिक कपड़ों के निर्माण के लिए, उर्वरक और कई रासायनिक उद्योगों के लिए नोडल उद्योग के रूप में क्या कार्य करती है। जो पेट्रोलियम रिफाइनरिया है वो उनके लिए नोडल उद्योग के रूप में कार्य करती है। किसके लिए, सिंथेटिक कपड़ों के लिए, उर्वरक के लिए और कई रासायनिक उद्योगों के लिए जो पेट्रोलियम रिफाइनरिया होती है वो नोडल उद्योग के रूप में काम करती है। अगला है, ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण आपके सामने दिया गया है। तो ऊर्जा के जो स्रोत है उनको हमने 3 आधार पर बांटा है, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, सतत उपलब्धता के आधार पर ऊर्जा के स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर ऊर्जा के स्रोत। तो जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं उनको हमने फिर से 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत और एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। परंपरागत का मतलब है कि जिनका उपयोग हम कई सारी पुरानी पीढ़ियों से करते आ रहे हैं, यानी हम जिनका उपयोग हमारे पूर्वज भी कर रहे थे और हम भी कर रहे हैं। और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत वे हैं जिनका उपयोग वर्तमान में ही धीरे धीरे शुरू हुआ है और बहुत बड़े स्तर पर अब इनका उपयोग अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन ये हमारे भविष्य की आवश्यकताओं को पूरी कर सकती है। फिर उपलब्धता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब है ऊर्जा के वे स्रोत जो कभी भी समाप्त होने वाले नहीं है और हमेशा हमारी पृथ्वी की जो जरूरत है, जो लोगों की जरूरत है, उनको पूरे कर पाएंगे। और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वे हैं जो पृथ्वी के अंदर बहुत ही लिमिटेड मात्रा में स्टोर है और इनका अगर हम हद से ज्यादा उपयोग करेंगे तो कुछ समय के बाद ये क्या हो जाएंगे, ये पृथ्वी से समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, फिर उत्पत्ति के आधार पर तो जीवाश्म ऊर्जा के स्रोत, परमाणु ऊर्जा स्रोत, हाइड्रो पावर, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, समुद्र तापीय ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा, ये सब उत्पत्ति के आधार पर ऊर्जा के स्रोत है। तो इस तरह ऊर्जा का वर्गीकरण हमने किया है। आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक गैस का जो उपयोग है वो खाली जगह उद्योग में औद्योगिक कच्चे माल के रूप में किया जाता है। तो जो पेट्रोकेमिकल उद्योग है वहां पर प्राकृतिक गैस का जो उपयोग है
वो कच्चे माल के रूप में किया जाता है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, वाहनों के लिए क्या भूमिका निभा रही है? तो वाहनों के लिए ये तरल ईंधन की भूमिका निभा रही है। ठीक है, किसकी भूमिका निभा रही है? तरल ईंधन की भूमिका निभा रही है। अगला, परमाणु या परमाणु ऊर्जा को मुक्त करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए थोरियम का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? थोरियम का। इनमें से कौन सा खनिज या कौन सा चट्टान एक ही खनिज से बना होता है? इनमें से कौन सा जो चट्टान है वो एक ही खनिज से बना होता है? तो जो चूना पत्थर की चट्टानें होती है वो एक ही खनिज से बनी होती है। इनमें से कौन चुंबकीय गुणों के साथ साथ लोहे अयस्क की भी सबसे अच्छी गुणवत्ता है? इनमें से कौन चुंबकीय गुण के साथ साथ लोहे अयस्क की सबसे अच्छी गुणवत्ता है? तो वो है आपका मैग्नेटाइट, जिसमें लगभग 70% लोहांश पाया जाता है और इसमें चुंबकीय गुण भी बहुत अच्छे होते हैं और साथ ही साथ विद्युत उद्योगों के अंदर भी ये उपयोगी होता है। अगला आपका प्रश्न है महत्वपूर्ण धातु और उनके अयस्क। यहाँ पर मैंने पूरी सारणी बनाई है जिसमें प्रमुख धातु और उनके जो मुख्य अयस्क है जिनसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है उनकी पूरी लिस्ट है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लें। पहली धातु है सोडियम। सोडियम के अयस्क कौन कौन से हैं? सिली, सॉल्ट पीटर, ट्रोना, बोरेक्स और साधारण नमक। इनमें से कौन कौन से उपयोगी है? ये और ये दोनों उपयोगी है। बाकी सोडियम साधारण नमक तो आप जानते ही होंगे। फिर एल्यूमिनियम के अयस्क कौन कौन से हैं? बॉक्साइट काफी इंपॉर्टेंट है, Al2O3 2H2O, कोरंडम और फेल्सपार। इसके बाद क्रायोलाइट, एलुनाइट और कायोलिन, ये किसके अयस्क है? एल्यूमिनियम के। इसमें से आपको क्या याद रखना है? बॉक्साइट याद रखना है और फेल्सपार। फिर पोटेशियम के अयस्क कौन कौन से हैं? नाइट्रेट और कॉर्नेलाइट, आपको नाइट्रेट याद रखना है। मैग्नीशियम के अयस्क कौन कौन से हैं? मैग्नेसाइट, डोलामाइट, एप्सम साल्ट और कीसेराइट। इसमें से आपको याद रखना है डोलोमाइट। फिर कैल्शियम के अयस्क कौन कौन से हैं? डोलोमाइट, कैल्साइट, जिप्सम, ये काफी इंपॉर्टेंट है। फिर फिलोस्पार और एस्बेस्टस। फिर स्ट्रोंशियम के अयस्क कौन कौन से हैं? तो स्ट्रेंसियोनाइट और सिलेस्ट्रिसिन। फिर कॉपर के कौन कौन से हैं? काफी इंपॉर्टेंट है, क्यूप्राइट, कॉपर ग्लांस और कॉपर पाइराइट, ये किसके अयस्क है? कॉपर के। सिल्वर के रूबी सिल्वर और हॉर्न सिल्वर, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर सोने के कैल्वेराइट और सिल्वेराइट। बेरियम का ब्रिटस, जिंक का जिंक ब्लेड, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिंक ब्लेड। फिर जिंसाइट और कैलेमाइन, ये किसके अयस्क है? जिंक के। मरकरी का एक ही अयस्क है, सिनेबार, काफी इंपॉर्टेंट है। टीन का अयस्क है कैसिटेराइट, सीसा का गैलेना, एंटीमनी का स्टेबिनाइट, कैडमियम का ग्रेनोसाइट, बिस्मिथ का बिस्मथाइट, लोहा का हेमेटाइट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, हेमेटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट और आयरन पाइराइट और कॉपर पाइराइट। ये लोहे के तो आप अच्छे से याद कर ही ले, सभी इंपॉर्टेंट है। फिर कोबाल्ट का अयस्क है स्मेलाइट, कौन सा है? स्मेलाइट। निकेल का मिलेराइट, मैग्नीज का पायरोलुसाइट और मैग्नाइट, यूरेनियम का कॉर्नेसाइट और पिंच ब्लेड। तो इसमें से जो जो इंपॉर्टेंट है, जैसे लोहे का हो गया, मैग्नीज का हो गया, एल्यूमिनियम का हो गया, तांबे के हो गए, ये जो इंपॉर्टेंट है वो आप अच्छे से याद कर ले। ठीक है, तो जो ये महत्वपूर्ण है वो आप अच्छे से याद कर ले। परीक्षा में इनसे एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, तो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर कर ले। उम्मीद करता हूं आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 53, निम्न में से कौन सा खनिज महासागरीय जल से प्राप्त होता है? तो कौन कौन से प्राप्त होते हैं? मैग्नीशियम, सोडियम और ब्रोमाइन, ये प्राप्त होते हैं आपके महासागरीय जल से। निम्न में से कौन सा खनिज सबसे कठोर है? सबसे कठोर कौन सा है? हीरा है, सबसे कठोर। फिर आगे, मयूरभंज और केओंझर लौह अयस्क की खाने कहां पर स्थित है? अभी मैंने बताया था ये दोनों ही खाने उड़ीसा में स्थित है और सबसे अधिक लौह अयस्क का जो उत्पादन है वो भी कहां से होता है? 97% उड़ीसा से ही होता है। भारत में पवन ऊर्जा का विशाल फॉर्म कहां स्थित है? तो ये स्थित है तमिलनाडु के अंतर्गत। आगे, प्लेसर निक्षेप किन खनिजों को कहते हैं? सोने के निक्षेपों को, चांदी, टिन, तो इन तीनों के निक्षेपों को कहते हैं प्लेसर निक्षेप। ठीक है, निम्न में से जीवाश्म खनिज कौन सा है
जो जीव जंतुओं के मृत अवशेषों के भूमि के अंदर दबने से निर्मित होते हैं, तो वो है आपका कोयला। यानी जितने भी पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं, ठीक है, जिसमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कोयला, कोलतार, ये सब जीवाश्म खनिज के उदाहरण हैं। कौन सा एक ईंधन खनिज है? तो थोरियम क्या है? एक ईंधन खनिज है, ठीक है। मैग्नेटाइट में कितने प्रतिशत लोहे का अंश पाया जाता है? तो 70%। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही लोहे अयस्क का होता है। इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन भारत में सबसे अधिक उपलब्ध है? तो वो कौन सा है? आपका कोयला भारत के अंदर सबसे ज्यादा जीवाश्म खनिज उपलब्ध है। निम्नलिखित में से कौन से उद्योग प्राकृतिक गैस के मुख्य उपयोग करता है? तो जो प्राकृतिक गैस है, नेचुरल गैस, उसका सबसे ज्यादा उपयोग होता है उर्वरक उद्योग में। सोना पत्थर निम्नलिखित उद्योगों में से किस एक उद्योग का आधारभूत कच्चा माल है? सोना पत्थर CaOH2 ये किसका आधारभूत कच्चा माल है? सीमेंट उद्योग का। निम्न में से लोहे अयस्क की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है? तो है वो मैग्नेटाइट। और सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला कौन सा है? तो वो है आपका हेमेटाइट। तो इसका सही जवाब होगा मैग्नेटाइट। लेकिन अगर आपको पूछे कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला लोहे अयस्क कौन सा है, तो वो है हेमेटाइट। निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्योगों के स्थान को प्रभावित नहीं करता है? तो जो शिक्षा और जो चिकित्सा सुविधा है वो उद्योगों के स्थान को प्रभावित नहीं करती है। अगला, भारत में प्रायोगिक भूतापीय ऊर्जा परियोजना कहां पर स्थित है? तो भारत के अंदर जो प्रायोगिक भूतापीय ऊर्जा परियोजना है वो स्थित है आपकी पुंगा घाटी लद्दाख में। कहां पर? पुंगा घाटी लद्दाख में स्थित है। कठोर कोयले की उच्चतम गुणवत्ता है। तो कठोर कोयले के अंदर जो सबसे अच्छी क्वालिटी वाला कोयला होता है वो होता है आपका एंथ्रेसाइट। निम्न में से कौन सा खनिज ब्लीचिंग पाउडर, पेंट और कीटनाशक बनाने में उपयोग में लाया जाता है? तो वो है आपका मैग्नीज। कहाँ मिलता है? तो मैग्नीज आपका मिलता है महासागरीय जल में। उड़ीसा निम्नलिखित खनिजों में से किसका अग्रणी उत्पादक है? तो उड़ीसा लोहे अयस्क के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है। लगभग 97% जो लोहे अयस्क का उत्पादन है वो उड़ीसा से ही होता है। परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए उपयोग किए जाने वाले यूरेनियम और थोरियम कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं राजस्थान की अरावली पर्वतमाला में। अगला, तांबे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही नहीं है? तो भारत में तांबे के भंडार और उत्पादन में कमी है। सही बात है। यह विश्वसनीय, नमनीय और एक अच्छा कंडक्टर है। सही बात है। यह एक लोह अयस्क है, तो ये अलोह अयस्क है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर आपका सी गलत है। आगे, निम्नलिखित में से कौन अभ्रक की एक अनिवार्य विशेषता है? तो अभ्रक की विशेषता है कि यह स्पष्ट काला, हरा, लाल, पीला या भूरा हो सकता है। ये स्पष्ट की एक बहुत ही अच्छी विशेषता है। अगला, हिमाचल प्रदेश में मणिकरण के पास पार्वती घाटी में ऊर्जा के निम्नलिखित गैर पारंपरिक स्रोतों में कौन सा उपयोग में लिया जाता है? तो वहां पर उपयोग में लिया जा रहा है भूतापीय ऊर्जा, जिसके अंदर भूमि के अंदर जो ताप होता है उस भूमि के अंदर की तापीय ऊर्जा का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। केरल में मोनोजाइट रेत समृद्ध है, तो केरल की जो मोनोजाइट रेत है उसके अंदर थोरियम पाया जाता है। नागरकोइल और जैसलमेर को प्रभावी उपयोग के लिए जाना जाता है। इसके लिए पवन ऊर्जा के लिए। उन राज्यों का युग्म जिसमें अधिकांश पेट्रोलियम के भंडार है, तो वो है आपका असम और गुजरात। एल्यूमिनियम किससे प्राप्त होता है? तो बॉक्साइट से प्राप्त होता है। भारत के किस क्षेत्र में ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो केवल एक ही क्षेत्र है, कच्छ की खाड़ी, क्योंकि जो ज्वारीय ऊर्जा है वो महासागरों की जल के अंदर, यानी महासागरों के अंदर जब ज्वार उत्पन्न होता है, लहरें ऊपर उठती है, तो उस लहरों का उपयोग ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अभ्रक का उपयोग विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में किया जाता है। क्योंकि ये एक तो अच्छा विद्युत का सुचालक है और इसकी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो क्या है? काफी उच्च है। इस वजह से इसका उपयोग विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है? तो वो है आपका असम। कोयले के किस रूप में कम कार्बन और उच्च नमी सामग्री और कम ताप की क्षमता होती है? तो वो होता है पीट। और सबसे उच्चतम क्वालिटी का जो कोयला होता है वो होता है एंथ्रासाइट। आगे हमने बात की है लवणों के नाम, उनके महत्वपूर्ण स्रोत और उनसे होने वाले रोग। तो खनिज लवण के अंदर सबसे पहले बात करते हैं कैल्शियम। तो कैल्शियम का महत्व किसके लिए है? अस्थियों और दांतों के निर्माण के लिए, हृदय और पेशियों का नियंत्रण के लिए और रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है कैल्शियम। इसके स्रोत क्या है? दूध, अंडा, हरी पत्तेदार सब्जियां।
इसके अभाव में होने वाले रोग कौन कौन से हैं? अस्थि भंगुरता, अनियंत्रित हृदय स्पंदन और पेशियों में गति। फिर है फॉस्फोरस, कोशिकाओं को ऊर्जा, अस्थियों और दांतों का निर्माण। कहाँ से स्रोत प्राप्त होता है? अनाज, दाल, दूध, अंडा और मछली। इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? शारीरिक कमजोरी, कमजोर दांत और कमजोर अस्थियां। फिर लोहा, तो कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करने का काम करता है और गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, कहाँ से प्राप्त होता है? अनाज, दाल, मांस, हरी पत्तेदार सब्जियां, केला, सेब और अमरूद से। इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? रक्त की कमी, लोह की अरक्तता यानी कि रक्त की कमी, खून की कमी जिसे कहते हैं हम एनीमिया रोग। फिर रक्त द्वारा ऑक्सीजन अवशोषित करने की क्षमता में कमी। फिर मैग्नीशियम, ये काम क्या करता है? पेशियों और तंत्रिकाओं पर नियंत्रण रखने का काम करता है और कुछ एंजाइमों के लिए आवश्यक होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? हरी पत्तेदार सब्जियों और अनाज से प्राप्त होता है। ठीक है, कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? तो पेशियों और तंत्रिकाओं की कार्य क्षमता में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। फिर है गंधक, किसके लिए काम आता है? प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? अनाज, दाल, मेथी, काला नमक से। काम क्या करता है? पेशियों और तंत्रिकाओं के कार्य में इसकी कमी से क्या हो जाती है? ये सही तरीके से कार्य नहीं कर पाती है, यानी इसकी कमी से पेशियां और जो तंत्रिका कोशिका होती है उनकी कार्य क्षमता में कमी आ जाती है। फिर तांबा, जस्ता और कोबाल्ट, ये क्या काम करते हैं? प्रोटीन और एंजाइमों का निर्माण करते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? अनाज, दाल, मांस और सब्जियों से प्राप्त होते हैं। कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? भूख नहीं लगना, वृद्धि में कमी और अरक्तता। आयोडीन क्या काम करता है? भोजन के ऑक्सीकरण पर नियंत्रण रखता है। कहाँ से प्राप्त होता है? मछली से, समुद्री नमक से और आयोडाइज्ड नमक से। इसकी कमी से घेंगा रोग होता है और असामान्य उपापचयी क्रिया होती है। क्लोरीन क्या काम करता है? एंजाइम, तंत्रिका और आमाशय के कार्यों में सहायक होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? नमक, अनाज और फलों से प्राप्त होता है। इसकी कमी से रोग कौन से होते हैं? निर्जलीकरण, यानी शरीर के अंदर पानी की कमी हो जाती है और अत्यधिक कमजोरी हो जाती है। ठीक है, फिर सोडियम और पोटेशियम, तो शरीर की सभी कोशिकाओं को उचित स्थिति में रखने में सहायक होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? नमक से और प्राय सभी भोजनों से प्राप्त होते हैं। इसकी कमी से क्या होता है? निर्जलीकरण, शरीर में पानी की कमी, रक्तदाब में कमी और शारीरिक कमजोरी। तो ये कुछ प्रमुख खनिज लवण थे जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है। तो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर ले और इनको जरूर याद कर ले, ये काफी इंपॉर्टेंट है और परीक्षाओं में अक्सर इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे, भारत के दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में चीनी मिलों को स्थानांतरित करने और ध्यान केंद्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? भारत का दक्षिणी और जो पश्चिमी राज्य हैं वहां पर जो चीनी मिल हैं उनकी सबसे ज्यादा स्थापना की गई है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है कि वहां पर उत्पादित होने वाला जो गन्ना है उसमें जो सुक्रोज है, सुक्रोज मतलब जो मिठास होती है, उस मिठास की जो मात्रा है वो क्या होती है? काफी अधिक होती है, यानी वो गन्ना उच्च क्वालिटी वाला होता है। इस वजह से जो गन्ने की या चीनी की जो अधिकतर मिलें हैं वो भारत के दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में स्थानांतरित की गई है। विनिर्माण उद्योगों के महत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो विनिर्माण उद्योग है उनसे संबंधित जो कथन है वो है वे माध्यमिक और तटीय क्षेत्रों में रोजगार पैदा करते हैं। सही बात है। विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात विदेशी मुद्रा ले आता है। सही बात है। विनिर्माण उद्योग व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहित करते हैं। सही बात है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका असत्य है कि किसी देश की आर्थिक क्षमता को उसके पास मौजूद कच्चे माल के रूप में मापा जाता है, तो ये गलत है। इसका विनिर्माण उद्योग से महत्व नहीं है, यानी किसी देश की जो अर्थव्यवस्था है वो केवल हम उसके पास मौजूद कच्चे माल के आधार पर नहीं बता सकते कि यह देश कितना विकसित है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सीरा और गांठों से प्राप्त नहीं होता है? वो कौन सा खनिज है? वो खनिज है आपका जिप्सम। कौन कौन से प्राप्त होते हैं? टीन, जिंक, सीसा। ये किससे प्राप्त होते हैं? सीरा और गांठों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित खनिजों को लोह और अलोह में वर्गीकृत कीजिए। आपके सामने कुछ खनिजों के नाम दिए गए हैं, इनको आपको लोह खनिज और अलोह खनिज में वर्गीकृत करना है। तो बात करें लोह खनिज की, तो इसमें से लोह अयस्क, मैग्नीज, कोबाल्ट और निकल, ये कौन से खनिज है? लोह खनिज है, क्योंकि इसमें लोहे का अंश पाया जाता है। दूसरा है अलोह खनिज, जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता, वो है बॉक्साइट, टीन, सीसा और तांबा, जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता। अगला, निम्नलिखित खनिजों को धात्विक और अधात्विक में वर्गीकृत करो। तो देखो बहुत सारे खनिजों के नाम लिखे गए हैं, इसमें से धात्विक खनिज कौन कौन से हैं?
यानी जिसमें धातु के गुण पाए जाते हैं, और अधात्विक जिनमें धातु के गुण नहीं पाए जाते। तो धात्विक जो धातु खनिज है वो है सोना, लोहा अयस्क, प्लेटिनम, टीन, निकल, तांबा और चांदी, ये धात्विक खनिज है। और अधात्विक है सल्फर, संगमरमर, ग्रेनाइट, नमक और बलुआ पत्थर। आगे बढ़ते हैं। राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी के संयोग से 1959 में कहां स्थापित किया गया था? तो राउरकेला कहां स्थित है? उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ के दुर्गापुर जिले में किस देश की सहायता से की गई थी? तो रूस की सहायता से। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई है? 1973 के अंदर। कौन सा उद्योग भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे तेजी से विकसित होने वाला उद्योगों में से एक है? तो वो है आपका सॉफ्टवेयर उद्योग। कौन सा उद्योग है? सॉफ्टवेयर उद्योग सबसे तेजी से विकसित होने वाला उद्योग है। 1854 में पहली बार सूती मिल की स्थापना कहां पर की गई थी? तो वो की गई थी आपकी बॉम्बे के अंदर। ऊर्जा किन किन संस्थानों के लिए आवश्यक है? खाना पकाने के लिए ऊर्जा जरूरी है, रोशनी के लिए, मशीनों के लिए, ने सभी के लिए ऊर्जा जरूरी है। अपघर्षक खनिज का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो जो अपघर्षक खनिज होते हैं उनका उपयोग दंत मंजन बनाने के लिए किया जाता है। सबसे नरम खनिज कौन सा होता है? चूना। और सबसे कठोर कौन सा होता है? कठोर होता है आपका हीरा। अगला, परिस्थापन क्या है? धातुओं का पुनःचक्रण और रद्दी धातुओं का प्रयोग, ये दोनों ही क्या है? परिस्थापन है। आगे, तो इस प्रकार हमने आपके अध्याय 5 खनिज और ऊर्जा संसाधन के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स बन रहे थे उन सभी की चर्चा बहुत अच्छे से कर ली है। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्न आपको अच्छे समझ में आए होंगे। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आ रही है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।